हेलो एंड वेलकम बैक ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा हंस-टिकर रिएक्शन। हंस-टिकर रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका जो रिएक्टेंट है वो एक सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके अंदर मैंने हैलोजन डाला है और फाइनली मुझे एक अल्काइल हैलाइड मिल रहा है ना। क्लोरीन के केस में CH3 के साथ एक Cl जुड़ा हुआ दिख रहा है और ब्रोमीन के केस में CH3 के साथ एक Br जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये वाला CO2 रिलीज होता हुआ दिख रहा है और ये Ag बाकी का जो Cl बचा था उसके साथ AgCl बना लिया और यहाँ पे जो बाकी का Br बचा था उसके साथ AgBr बना लिया। ये तो हमें लाइक इन शॉर्ट ऐसा करके हमें पूरा रिएक्शन समझ में आ रहा है कैसे हुआ। इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म कैसे होगी वो हम धीरे धीरे करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हमने सिल्वर सॉल्ट बनाया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कैसे बना होगा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया है फॉर्मेशन ऑफ द सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बनाने के लिए मैंने एक सोडियम सॉल्ट लिया पहले उस कार्बोक्सिलिक एसिड का। सोडियम सॉल्ट कैसे बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे मैंने एसिटिक एसिड लिया हुआ है, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करा दो, आपको सिंपल सा सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको AgNO3 सॉल्युबल होता है, दुनिया के सारे नाइट्रेट्स सॉल्युबल होते हैं। तो इन दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो सिल्वर का ऑक्सीजन के साथ है ना एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो O और Ag के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मैंने दिखा रखा है जो कि काफ़ी पोलर होगा, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और NaNO3 के साथ अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिल्वर, ये फिलहाल जो चीज़ बनी हुई है वो है सिल्वर एसिटेट, और ऐसे ही आप कोई भी सिल्वर का कोई भी कार्बोक्सिलेट बना सकते हो। सिल्वर कार्बोक्सिलेट एक बार तैयार हो गया, उसके बाद हमें रिएक्शन कराना है Cl2 या फिर Br2 के साथ। फ्लोरीन और आयोडीन के केस में क्या होगा वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे ही हमें इसका मैकेनिज्म पता चल जाएगा हमें अपने आप अंदाजा लग जाएगा कि फ्लोरीन और आयोडीन के केस में क्या होना चाहिए था। तो देखते हैं क्या करके। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है CH3COOAg यानी कि सिल्वर एसिटेट का रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ। तो देखना ये रिएक्शन होती कैसे है। ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल पहले इसे पोलराइज करता है। कैसे पोलराइज करेगा, जो Cl2 है उसको इस तरीके से पोलराइज कर देंगे Cl+ और Cl- में। जैसे ही मैं ऐसा करूंगा वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिएक्शन में फ्लोरीन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से आप F+ नहीं बना सकते, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता। तो सिंस फ्लोरीन कैन नॉट बी पोलराइज्ड, यू कैन नॉट डू दिस रिएक्शन इन केस ऑफ फ्लोरीन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे Ag पे +1 था, ऑक्सीजन पे -1 था, वो Cl को ले लेगा और Ag Cl को लेके अलग हो जाएगा। तो देखो AgCl तो यहीं अलग हो गया और बाकी Cl जाके वहां जुड़ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा CH3COO और यहां लग जाएगा Cl। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों जो अटैच्ड एटम्स हैं, दोनों के पास बहुत सारे लोन पेयर्स हैं जिनकी वजह से लोन पेयर में बहुत ज्यादा होता है रिपल्शन। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, वो बॉन्ड हो जाएगा वीक और ये बॉन्ड वीक होने की वजह से ये इजीली ब्रेक हो सकता है। ब्रेक होने के बाद, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कैसा दिखेगा देखना। फ्री रेडिकल तरीके से आप उसे तोड़ के इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन्स बांट सकते हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैंने रिस्पेक्टिवली अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली उन दोनों को वापस ट्रांसफर करवा दिए। इसका इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर, इसका इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर। होमोलिटिक फिजन कहते हैं इसे। होमोलिटिक फिजन हो गया यहाँ पे। ठीक है भाई, क्यों हो गया था? बिकॉज ये बॉन्ड वीक था, बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन। इस तरीके से हमारा एक Cl फ्री रेडिकल तैयार हो गया एंड Cl फ्री रेडिकल इज हाईली एनर्जेटिक। ये बात हम चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं। Cl फ्री रेडिकल इज हाईली एनर्जेटिक क्योंकि ये कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो छोटे छोटे एटम का जो बॉन्ड बनता है वो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितनी के क्लोरीन कर देगा। अच्छा, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें पता है, वन फ्री रेडिकल जनरेट्स अनदर फ्री रेडिकल। तो ये Cl फ्री रेडिकल भी जाके कहीं ना कहीं अटैक करेगा। देखो CO2 बनना है, CO2 कैसे बनाया जा सकता है? ये वाला जो बॉन्ड है इस वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस वाले बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल तरीके से हम तोड़ देंगे। ये देखो, इस वाले बॉन्ड को भी फ्री रेडिकल तरीके से हम तोड़ देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार्बन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया। अच्छा, ये बॉन्ड तोड़ने का काम कर कौन रहा है? ये क्लोरीन, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास कार्बन के पास पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन के फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके CO2 बना लेगा। तो ये तो CO2 अलग हो गई, प्लस साथ में जो CH3 के पास फ्री रेडिकल है वो Cl के साथ जुड़ के CH3Cl बना लेगा।
तो दैट इज हाउ यू कैन ऑब्टेन योर अल्काइल क्लोराइड, जो कि है ना यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड आपको बना हुआ दिख रहा है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। CO2 आपको रिलीज होती हुई दिख गई एंड सो ऑन, इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर Br के केस में करना है तो बस Cl की जगह पे Br रख दो, काम हो जाएगा। ठीक है, आपको बस Cl की जगह पे Br रख दोगे तो काम हो जाएगा। बस एक चीज यहां पे आप लिख सकते हो कि पॉइंट बना के, फ्लोरीन F2 does not undergo this reaction as F2 cannot be polarized, as F2 cannot be polarized। ठीक है, F2 does not undergo this reaction as F2 cannot be polarized। फ्लोरीन को आप पोलराइज नहीं कर सकते, F प्लस नहीं बना सकते, इसलिए फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं दिखाता है। आयोडीन में क्या होगा? आयोडीन में देखो यहाँ पे आई फ्री रेडिकल, यहाँ तक तो सब कुछ सेम चलेगा, आई फ्री रेडिकल बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर वो हमें पता है बहुत आलसी होता है, बहुत ही कम एनर्जेटिक होता है, तो वो इस बॉन्ड को इजीली नहीं तोड़ पाता। तो क्या होगा उस रिएक्शन में? क्या इस टाइप की रिएक्शन वो दिखा पाएगा? नहीं दिखा पाएगा। तो कैसी रिएक्शन दिखाएगा वो हम देखेंगे जस्ट इसके अगली रिएक्शन, है ना, जस्ट नेक्स्ट रिएक्शन उसी की देखेंगे कि आयोडीन अगर लेते तो उस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते और उसका नाम क्या होता, वो जस्ट इसकी अगली रिएक्शन में देखेंगे। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगली रिएक्शन, बिनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। जैसे कि मैंने बोला था, सिल्वर का अगर मैं सॉल्ट बनाऊं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और उसका रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराऊं तो रिएक्शन कुछ अलग टाइप से प्रोसीड करती है, और आयोडीन बिकॉज लेस एनर्जेटिक होता है उसकी रिएक्शन कुछ अलग तरीके से प्रोसीड करती है। तो देखते हैं कहाँ डिफरेंस आता है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला स्टेप तो सेम ही है, Ag इसे पोलराइज करेगा, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस चार्जेस आप मान सकते हो, डाइपोल है, वो इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलराइज करके I2 को पोलराइज करके I प्लस I माइनस बनाएगा, जिससे कि आप आसानी से AgI को सेपरेट कर सकते हो। और फाइनली यहाँ पे आपको मिला हुआ बनता हुआ दिखेगा CH3COOI। अगेन लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, है ना, ये बॉन्ड आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, और इस बॉन्ड के ब्रेक करते ही आपको फ्री रेडिकल बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो एक तो बन जाएगा हमारा CH3CO फ्री रेडिकल, प्लस एक बनेगा I फ्री रेडिकल। इस स्टेप के बाद थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, क्या कि ये जो है इट इज वेरी लेस एनर्जेटिक, बहुत ही कम एनर्जेटिक होता है ये I फ्री रेडिकल, है ना। यहां पे आप लिख सकते हो रिकम्बाइंस विद अनदर, अपने जैसे के साथ ही, अपने जैसा वो एक और ढूंढ के उसके साथ रिकम्बाइन कर जाता है, रिकम्बाइंस विद अनदर I फ्री रेडिकल टू फॉर्म I2, है ना, I2 दोबारा से वो फॉर्म कर लेता है ना। I फ्री रेडिकल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये बॉन्ड क्या टूटेगा नहीं? फिर हाँ टूटेगा, लेकिन इतना आराम से टूटेगा कि बिल्कुल, मतलब ये बॉन्ड अगर आप तोड़ोगे भी ना तो बहुत ही धीरे धीरे टूटेगा ये, मतलब हमारे पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट में CH3 फ्री रेडिकल नहीं बनने वाला। इसके आगे का जो प्रोसेस है दिस इज वेरी स्लो, ये रिएक्शन होगी तो सही बट दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि उसको तोड़ने वाला अलग से कोई नहीं है, पर क्योंकि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है CO2 इवॉल्व होने की वजह से, तो वक्त के साथ धीरे धीरे रिएक्शन हो ही जाती है। अच्छा, स्लो होने की वजह से क्या होगा, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है ये काफी कम अमाउंट में बनेगा। ठीक है, CH3 फ्री रेडिकल काफी कम अमाउंट में बनेगा, जब तक हमारे पास बहुत सारे CH3CO फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे होते जाएंगे। एक मॉलिक्यूल से ये बना, एक और से ये बनेगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सपोज 10 मॉलिक्यूल्स यहां तक पहुंच चुके हैं, तब तक पता चला एक ये CH3 फ्री रेडिकल बना पाया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, CH3 फ्री रेडिकल के खुद के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी हो जाएगी काफी कम। किसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी कि ये फ्री रेडिकल अपने जैसे किसी और के साथ कंबाइन कर जाए, पर क्या
ये अगर खुद के साथ कंबाइन कर गया, क्या वो स्टेबल बन पाएगा? ध्यान से सोचना, ये O पे फ्री रेडिकल है, अगर मैं वापस इसी के जैसे किसी के साथ फ्री रेडिकल दोबारा कंबाइन कर दूं तो लोन पेयर के बीच में हो जाएगा रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड फिर से कमजोर हो जाएगा, तो आप दोबारा तोड़ दोगे तो फायदा क्या बना के। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक तो ले लें हम ज्यादा अमाउंट वाला और एक ले लेते हैं कम अमाउंट वाला, बेस्ट है ना। तो ये ज्यादा अमाउंट वाला है और ये कम अमाउंट वाला है, इन दोनों को हम करा देंगे आपस में रिएक्ट, है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ड्यू टू स्लो प्रोडक्शन ऑफ CH3 फ्री रेडिकल, क्या होता है? फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? ये जो CH3CO फ्री रेडिकल है, जो कि एक्सेस अमाउंट में मेरे पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ा हुआ था, उसी के साथ ये CH3 फ्री रेडिकल जो कि कम अमाउंट में बना है, कंबाइन करके फाइनली एक एस्टर बना देता है। अरे वाह, यहाँ पे एक एस्टर फॉर्म हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको एस्टर फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा इन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट। एस्टर इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? इस रिएक्शन में और एक और हमने रिएक्शन पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने वो थी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा क्या था, ध्यान से सोचना, ऐसा ही फ्री रेडिकल बनता था, याद हो अगर आपको तो ऐसा ही फ्री रेडिकल बनता था, पर इसके आगे की जो रिएक्शन है ना वो बहुत तेजी से होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी थी। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होने की वजह से ये बॉन्ड तुरंत टूट जाता था, तुरंत टूट के CO2 तुरंत इवॉल्व हो जाती थी और ये CH3 फ्री रेडिकल बहुत सारे बनते थे। तो ऑब्वियसली उस केस में हम क्या करते थे, क्योंकि CH3 बहुत सारे बनते थे तो वो आपस में कंबाइन करके मेजर प्रोडक्ट देते थे। अच्छा, क्या उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि CH3 फ्री रेडिकल इससे कंबाइन कर जाता? हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बट वो एक माइनर पॉसिबिलिटी होती। जैसे कि यहां पे भी आप बोल सकते हो कि एल्केन भी बन सकता है कि कोई CH3 किसी और CH3 से कंबाइन कर जाए, बट अगेन वो वाली पॉसिबिलिटी यहां पे माइनर हो जाएगी। तो जो कोल्बे का मेजर था वो यहां पे माइनर है और जो इसका माइनर है वो वहां मेजर है। ठीक है, इस तरीके से आप इंटर रिलेट कर सकते हो। इस चीज को मैंने यहां पे समराइज भी कर दिया, कंपेयर भी कर दिया। तो यहां पे देख लेंगे, इन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस a large amount of energy is provided by electrolysis and so large amount of energy की वजह से क्या होगा, so CH3 free radicals are formed in large amount from CH3CO free radicals to give major product CH3CH3। कोलबे में तो ये हो जाता था कि ये बॉन्ड आप आसानी से तोड़ के CH3 फ्री रेडिकल बहुत सारे बना सकते हो और CH3CH3 आपस में कंबाइन करके मेजर प्रोडक्ट बना देते थे। पर अभी क्या हो रहा है, बट इन Birnbaum-Simonini रिएक्शन since the energy available is very less, है ना, therefore CH3 free radical are present in limited amount and so the attack happens on CH3CO free radical। कोई दूसरा CH3CO free radical कंबाइन करके CH3 free radical के साथ एस्टर फॉर्म कर लेता है to give the major product। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस और Birnbaum-Simonini रिएक्शन में।